नमस्कार, यह है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइंस के साथ। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लाने ले जाने पर जीएसटी नियमों पर सहमति। रोजगार देने वाले सेक्टरों को कम टैक्स कैटेगरी में डालने की मांग। कल होगी डुअल कंट्रोल पर बात। हमारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है वो हम डिसाइड करते हैं। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के फैसले के बावजूद कंज्यूमर को राहत नहीं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन सर्विस चार्ज पर अड़ा। आवाज की मुहिम वैकल्पिक नहीं, पूरी तरह से खत्म हो सर्विस चार्ज। भारतीय बाजार की नहीं दूर हो रही है सुस्ती, लेकिन अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई छूने को बेताब। डाउ 20,000 के करीब। रोजवैली घोटाले में सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़। सीआरपीएफ हुई तैनात। एसपी का 2 फाड़ होना तय। मुलायम अखिलेश की बैठक फेल। रामगोपाल ने कहा अखिलेश की अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव। 4G में फिर मचा घमासान। एयरटेल का नया ऑफर। स्विच करने वाले ग्राहकों को 1 साल तक मिलेगा मुफ्त डेटा। सरकार ने रेस्टोरेंट में लिए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर ऑप्शनल बनाकर एक नए विवाद को हवा दे दी है। इस फैसले के बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूरी तरह इसके विरोध में आ गया है। एनआरएआई के अध्यक्ष रियाज अमलानी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर उपभोक्ता सर्विस चार्ज नहीं चुकाना चाहते हैं तो वे होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने ही ना जाएं। अभी रेस्टोरेंट के बिल में 5 से 20% तक सर्विस चार्ज जुड़ा होता है। सर्विस चार्ज के अलावा बिल पर वैट और सर्विस टैक्स अलग से देना होता है और साथ में सेस भी लगता है। हमारे मेन्यू पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्विस चार्ज इज एप्लीकेबल एंड वी विल टेल द कस्टमर्स दैट लुक वी विल चार्ज यू दिस 10%। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद पेइंग दिस 10%, यू आर फ्री नॉट टू कंज्यूम आवर गुड्स एंड सर्विसेज। बट जो कंज्यूम हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस है वो हम डिसाइड करते हैं। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम पिज्जा का 100 रुपए प्लस 10% सर्विस चार्ज करते हैं तो वो हमारा रेट है। आप कैसे मना कर सकते हो वो रेट को? आप अगर आपने पिज्जा खाया और आपको पिज्जा ना अच्छा लगा तो आप ये भी बोल देंगे कि मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगा, मैं पिज्जा की भी प्राइस नहीं दूंगा। इट इज नॉट अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर। एज लॉन्ग एज कंज्यूमर अफेयर्स इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग फ्रॉड इन द रिटेल। अगर मैंने अपने मेन्यू पे क्लियरली लिखा है कि 10% सर्विस चार्ज है तो उसमें फ्रॉड का सवाल ही नहीं होता। द कस्टमर हैज टू पे दैट 10%। और वो 10% आप प्लीज अंडरस्टैंड ये जाता है रेस्टोरेंट के स्टाफ के लिए। देयर आर 58 लाख पीपल वर्किंग इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इन द कंट्री विच विल बी अफेक्टेड बाय नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू दिस नोटिफिकेशन। तो आपने देखा कि किस तरीके के तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं सर्विस चार्ज को लेकर। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर दूसरे रेस्टोरेंट और होटल संचालक भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हकदार के पास चले जाए तो ये जरूर सर्विस चार्ज रहना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की भी बात ठीक है कस्टमर व्यू पॉइंट से। जैसे मैं अगर सुपरस्टार सर्विस देता हूं, कालजू ने कहता है हम सुपरस्टार सर्विस देते हैं, तो अगर मैं सर्विस देता हूं उस तरह की तो मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों को मिले। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं एंड आई थिंक जो उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है इसका उनका राइट भी नहीं है इसको इंटरफेयर करने का। आज जो सेटिस्फैक्शन है और मूड है ऑफ अ गेस्ट is not linked with the satisfaction of the service that you're giving. So government should stay out of it. अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आई हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सर्विस चार्ज देना है। आप स्टूवर्ड को जरूर बोल सकते हैं कि हमें आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आई है, आप प्लीज हमारा सर्विस चार्ज हटा दीजिए, हम हटवा देंगे आपका सर्विस चार्ज। मेनलैंड चाइना रो कोलकाता जैसी बड़ी फूड चेन चलाने वाले स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के फाउंडर एमडी अंजन चटर्जी का कहना है कि अगर ग्राहक को खाना या सर्विस पसंद ना आए तो चार्ज देना ग्राहक के लिए जरूरी नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक हमने हर पन्ने पे लिखा हुआ है कि ये 10% सर्विस चार्ज विल बी चार्ज और हर गेस्ट को यानी कि कस्टमर को मालूम है कि ये पैसा उनको देना है। अगर वो नहीं देना चाहते दे कैन ऑलवेज रिफ्यूज इट। देयर हैज नॉट बीन अ हिस्ट्री। देखिए हमारी कंपनी में हमने एक प्रिंसिपल के ऊपर चले हैं हम लोग कि अगर किसी को खाना या सर्विस अच्छी नहीं लगती है तो ये 10% की बात तो दूर है, हम उनको बिल ही नहीं चार्ज करते। ये भी बहुत अलग बात है कि आप बिल ही ना दें, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि 10% तो चार्ज करते हैं। हालांकि वैकल्पिक की बात कर रहे हैं। यहां तक कि ग्राहकों को भी लगता है कि सर्विस चार्ज तभी देना चाहिए जब सर्विस वाकई अच्छी हो।
अगर आप सर्विस चार्जेस ले रहे हैं दैट मींस इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द सर्विस इटसेल्फ। अगर सर्विस अच्छी है अगला 20% दे 10% दे उसकी मर्जी है, दैट्स मोर लाइक अ टिप्स काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आप सेटिस्फाइड है उससे स्टूडेंट से कि उन्होंने सर्विस बढ़िया प्रोवाइड किया तो देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना। सर्विस चार्ज देने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज ये तो फैसिलिटी रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर इस लेवल पे जा रहे हैं बाहर, अगर इस एटमॉस्फेयर में खा रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आप ये बोलिए कि नहीं लगेगा, ये मत बोलिए देना चाहते तो देंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। जी, और यही बात जो अभी आखिरी सज्जन ने कही कि आप ये बोलिए कि नहीं लगेगा, क्योंकि वैकल्पिक रखना हमेशा झगड़े की जड़ बनेगा। क्योंकि आप जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए ये हटाइए, उनके अपने तर्क होंगे, आपके अपने तर्क होंगे। एक बिल देख लीजिए एक नजर, सीएनबीसी आवाज इसीलिए आवाज उठा रहा है कि इसे पूरी तरह से हटा दीजिए। आपके जो फूड बिल होता है उसमें सर्विस चार्ज अलग से जुड़ा होता है, उन पर फिर सर्विस टैक्स भी लिया जाता है, वैट भी लिया जाता है, सेस भी लगता है। लेकिन ये जो सर्विस चार्ज है ये एक तरीके की टिप है, लेकिन इस टिप को कितना देना है ये तो आप तय करेंगे। ये कोई होटल वाला किसी सर्टेन परसेंटेज पर, किसी अमुक परसेंटेज पर तय नहीं कर सकता। इसलिए आवाज ये कह रहा है कि इसे पूरी तरह हटाया जाए, ना कि वैकल्पिक रखा जाए। चलिए एक और अच्छी खबर उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई, वो ये है कि स्टेडियम में बैठकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ मैच का लुत्फ उठाने वाले क्रिकेट के शौकीन लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने सभी स्टेट एसोसिएशन को आदेश जारी कर कहा है कि ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि क्रिकेट मैचों के दौरान खाने पीने की वस्तुएं एमआरपी से ज्यादा कीमत पर ना बेची जाएं। दरअसल कुछ हफ्तों पहले कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर एमआरपी से ज्यादा वसूली पर नकेल कसने के लिए कहा था। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर स्टेडियम में एमआरपी से ज्यादा वसूली जा रही कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कहा था, जिसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सिनेमाघरों समेत अन्य जगहों पर वसूली जा रही मनमानी कीमतों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अब बात कर लेते हैं एक अहम जीएसटी के बारे में। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर जीएसटी के कौन से नियम लागू होंगे, यानी आईजीएसटी पर आज जीएसटी काउंसिल की सहमति बन गई है। दूसरी ओर सर्विस सेक्टर और रोजगार देने वाले सेक्टर पर जीएसटी के तहत ज्यादा टैक्स न लगाए जाएं, इसकी भी मांग रखी गई। सबसे विवादित मुद्दा यानी डुअल कंट्रोल पर अब कल चर्चा होगी। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस आइजैक ने कहा है कि डुअल कंट्रोल का मुद्दा राज्यों के लिए काफी अहम है और 1.5 करोड़ के टर्नओवर पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को होना चाहिए। I cannot speak for all states, but at least for yours. But Kerala has not changed from its position. At least a dozen states, I think, are very firm that below 1.5 crore rupee turnover, the dealers and service providers should be entirely within the domain of the state. पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि राज्यों के मुआवजे के लिए रकम जुटाना मुश्किल होगा। Everybody's compensation will go up. We had at that time expected that 2-3 states, at most of 5 states, will need compensation because 14% rate of growth others would achieve. Today, many states will need compensation. Now the question will be, if you need 80,000-90,000 crores instead of 55,000 crores, where will it come from? This is the double whammy. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होना मुश्किल लग रहा है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, बट जो मुझे लग नहीं रहा कि 1 अप्रैल से हो पाएगा, बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस साल करना ही है, तो होपफुली 1-2 महीने डिले होने के बाद करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय अब पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। लक्ष्मण, आज की बैठक में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया? देखिए, एक बात तो साफ है कि डुअल कंट्रोल पे तो कोई सहमति आज हुई नहीं, अब कल पे बात जाती है, लेकिन बाकी क्या अहम रहा आईजीएसटी के अलावा? पहले दिन की बैठक में 6 सेक्टर पर जीएसटी के असर पड़ने की समीक्षा की गई कि जीएसटी लागू होगा तो इन सेक्टर पर क्या क्या असर पड़ेंगे। यहाँ पे वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई और जो सिफारिश की गई वो काफी अहम है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर अभी ये प्रस्ताव रखा गया है कि अगर वो कच्चा माल खरीदते हैं तो उस पर जाकर के आपको टैक्स चुका दीजिए और बाद में वो टैक्स हम आपको रिफंड कर दें। वाणिज्य मंत्रालय कहना है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि रिफंड में 5 से 6 महीने का वक्त लगता है और इससे एक्सपोर्टर्स की परेशानी
परेशानी बढ़ेगी। एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई सामान लाया ले जाया जाता है तो वहां भी आप टैक्स ना लगाइए, क्योंकि आखिरकार वो सारा सामान एक्सपोर्ट होना है। लेदर सेक्टर, प्लांटेशन सेक्टर, इस पर कम से कम जीएसटी लगाइए। सर्विस सेक्टर पर बेतहाशा बोझ मत डालिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा योगदान होता है। जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा बोझ डालेंगे तो सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट पर और सर्विस सेक्टर पर नकारात्मक असर डलेगा। इसके अलावा इस पहले दिन के बैठक में आईजीएसटी के सभी प्रस्तावों पर सहमति बन गई। आईजीएसटी का मतलब यह हुआ कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सामान ले जाया जाता है तो जीएसटी के किन नियमों के तहत उन पर टैक्स लगाया जाएगा, इस पर काफी हद तक सहमति बन गई। अब दूसरे दिन की बैठक काफी अहम होगी, जहां पर ड्यूअल कंट्रोल का मुद्दा सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जी, तो लक्ष्मण, अब जो कल की बैठक है जहां पर आप ड्यूअल कंट्रोल की बात करें, उसे कितना अहम माने हम? ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे को सुलझाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी राज्य अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, केंद्र सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि जिन कारोबारी का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या इससे कम है, उस पर पूरी तरह से राज्य सरकार के टैक्स अधिकारियों का नियंत्रण रखा जाए, चाहे वो कारोबारी सर्विस टैक्स से जुड़े हुए ही क्यों न हो। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं करिए। जो 1.5 करोड़ से नीचे के कारोबारी हैं सर्विस टैक्स के, उस पर राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार के टैक्स अधिकारियों का नियंत्रण रखिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर टर्नओवर लिमिट वाली व्यवस्था को खत्म करिए और सारे कारोबारी को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। कुछ कारोबारी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, कुछ कारोबारी पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो। लेकिन ऐसा करना भी आसान नहीं होगा। अब कल की बैठक में देखना होगा कि आखिर कितनी सहमति बन पाती है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। अब नजर होगी कल दूसरे दिन बैठक में कितनी सहमति बन पाएगी। और इस बार बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चलेगा। आज हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में फैसला ले लिया गया। इस बार बजट और बजट सत्र किन किन मायनों में नया रहने वाला है, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। संसद के बाहर 26 जनवरी के परेड की तैयारियां चल रही हैं, तो संसद के भीतर बजट सत्र की। आज संसद में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक हुई। करीब आधे घंटे की बैठक में यह तय किया गया कि बजट सत्र 31 जनवरी को बुलाया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि इससे पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सत्र बुलाया जाता था। इस बार 31 जनवरी को ही आर्थिक सर्वे पेश करने की तैयारी है, जबकि अब तक सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही संसद की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी जाती रही है। अगले ही दिन यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा, जो कि आमतौर पर फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। बजट सत्र का दूसरा चरण कब शुरू होगा, ये अभी तय नहीं किया गया है। इसे तय करते वक्त ये भी ध्यान में रखना होगा कि मार्च के दूसरे हफ्ते में होली का त्योहार है। इस बार न सिर्फ बजट सत्र खास रहने वाला है, बल्कि बजट भी बाकी बजट से काफी अलग रहेगा, क्योंकि सरकार रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ जीएसटी लागू करने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इस बार के बजट सत्र में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि रेलवे के लिए क्या खास ऐलान किए जाते हैं। क्या दूसरे मंत्रालयों की तरह रेल मंत्रालय की मांग में भी कटौती की जाती है, या फिर रेल बजट की तरह आम बजट में भी रेलवे पर खास फोकस रहता है। चूंकि सरकार कारोबारी साल 2017-18 में जीएसटी लागू करना चाहती है, ऐसे में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में बड़े फेरबदल की संभावना कम है, जिसकी पहले बड़ी अहमियत रहती थी। इतना ही नहीं, इस बार बजट में खर्चे का हिसाब किताब भी अलग तरीके से पेश किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। इसकी जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेश किए जाएंगे। इससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि कितना पैसा वाकई विकास पर खर्च होगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। रोजवेली घोटाले में सुदीप बंदोपाध्याय हुए गिरफ्तार, टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। देखिए आगे। और अब बात करेंगे आज के बाजार की। शेयर बाजार में आज भी दिन भर उतार चढ़ाव रहा। बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई और जल्दी ही निफ्टी 8,200 के ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर टिकने में निफ्टी नाकाम रहा। एनर्जी, एफएमसीजी, बैंक शेयरों में आज खरीदारी रही, वहीं ऑटो और आईटी शेयरों में बिकवाली का हल्का दबाव दिखा। बाजार पूरे दिन एक सीमित दायरे में ही रहा। बाजार अंत में हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो भारतीय बाजार सुस्त हैं, तो वहीं अमेरिकी बाजारों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 20,000 के स्तर पर पहुंचने के लिए बेकरार दिख रहा है, वहीं नेस्डेक और एसएनपी में भी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ताजा इस समय डालें तो डाउ जोन्स 20,000 के काफी नजदीक, वहीं
नेस्डेक और S&P में भी करीब 1% से थोड़ा 1% से ज्यादा तक की बढ़त। ओपेक और गैर ओपेक देशों में उत्पादन कटौती से कच्चा तेल 18 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड बढ़कर $58 के पार निकल गया है, जबकि नाइमेक्स में कच्चे तेल के दाम $55 के ऊपर हैं। सप्लाई कम करने के लिए ओपेक और गैर ओपेक देशों ने इस महीने से उत्पादन में 18 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती शुरू कर दी है। एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज BSE को IPO को सेबी से मंजूरी मिल गई है। IPO के जरिए एक्सचेंज करीब 30% हिस्सेदारी बेचकर 1,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। सूत्रों के मुताबिक BSE का IPO इसी महीने आ सकता है। IPO के बाद एक्सचेंज का शेयर NSE पर लिस्ट होगा। आपको बता दें कि हाल में ही NSE ने भी IPO के लिए अर्जी दी है। रोजवैली चिटफंड घोटाले में TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद आज कोलकाता में हिंसा भड़क गई। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय पर हमला किया गया। हमले का आरोप TMC कार्यकर्ताओं पर लगा है। खबरों के मुताबिक 12 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं और 2 की हालत काफी गंभीर है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हमले किए गए, लेकिन पुलिस ने दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी मुख्यालय पर CRPF को तैनात कर दिया गया है। कलकत्ता पुलिस है, उसका जो हेडक्वार्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, वो 5 से 6 मिनट की दूरी पर है। बंगाल की पुलिस 20 से 25 वहां पे मौजूद थी। उन्होंने दूसरी तरफ देखा और रीइंफोर्समेंट 30 मिनट बाद आई है। पुलिस उन दंगाइयों के न अरेस्ट कर रही है, न उनको लेके जा रही है। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम अखिलेश के बीच जो आज बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। उसके बाद शिवपाल ने मुलायम से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई। इस बीच रामगोपाल यादव ने भी कहा है कि अब न कोई सुलह न कोई समझौता होगा। नोटबंदी के बाद आपकी नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नर्सरी में बच्चों का एडमिशन माता पिता के लिए मिशन बन जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार की एक लापरवाही ने 300 स्कूलों में एडमिशन का मसला लटका रखा है। पूरी कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। चारू खुद टीचर हैं, लेकिन फिलहाल अपने बच्चे की एडमिशन के लिए बेचैन हैं। दरअसल चारू स्कूल प्रशासन और सरकार की खींचतान के चलते अधर में लटकी हुई हैं। स्कूल गेट के बाहर नोटिस चस्पा है कि 2017-18 के लिए नर्सरी एडमिशन शिक्षा विभाग के अगले आदेश तक स्थगित है। लेट हो रहा है बिकॉज ये पीक टाइम है एडमिशन का, तो अभी तक फॉर्म्स निकले नहीं है। जब तक फॉर्म्स निकलेंगे नहीं, अभी एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ टीचर, बट मैं भी अपने बच्चे के लिए भी स्कूल्स में जा रही हूँ। अभी अंदर गए थे, विवेकानंद स्कूल है, यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी जवाब प्रॉपर सही तरह से नहीं दे पा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन तक नहीं जाने दे रहा है। दरअसल सरकार ने उन स्कूलों के लिए एक शर्त रख दी है जिन्हें DDA से जमीन मिली है। शर्त यह है कि ऐसे स्कूल एरिया के लोकल बच्चों का एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली के 1400 में से 298 स्कूलों ने DDA से जमीन आवंटन के वक्त एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए थे, मगर अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि लोकल होने का क्राइटेरिया क्या होगा और इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में सरकार क्राइटेरिया तय कर सकती है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। ग्लोबल रिसर्च कंपनियों की माने तो साल 2017 नौकरियों के लिहाज से बहुत अच्छा साल साबित नहीं होने वाला है। लोगों को सालाना इंक्रीमेंट से भी ज्यादा उम्मीद नहीं पालनी चाहिए और हालात बिगड़े तो कई जगह छटनी भी हो सकती है। भारत के 50 करोड़ लोगों की वर्कफोर्स के लिए साल 2017 बुरा सपना साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि स्टाफिंग और जॉब मार्केट की कंसल्टेंट और रिसर्च कंपनियां कह रही हैं। भारत के जॉब मार्केट में बुरे दिनों की जिम्मेदार होंगी 2 घटनाएं, नोटबंदी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर होगा उनमें प्रमुख हैं IT, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, मीडिया और एडवर्टीजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग।
ट्रंप के प्रवासी कामगारों और आउटसोर्सिंग पर विचार और नोटबंदी में आई मंदी की वजह से भारतीय कंपनियां वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गई हैं। मसलन ट्रंप के रवैये और नीतियों को देखे समझे बिना आईटी कंपनियां कोई बहाली नहीं करेंगी। इसी तरह नोटबंदी के लक्ष्य हासिल नहीं हुए तो हालात और बिगड़ेंगे। कुल मिलाकर आगे अच्छे संकेत नहीं मिले तो कुछ कंपनियों में छटनी का दौर भी आ सकता है। अनुमान है कि 2011 के बाद पहली बार इस साल औसत इंक्रीमेंट 10% से ज्यादा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। 4G के नए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए आज एयरटेल ने एक लुभावनी स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत एयरटेल 4G चुनने वाले नए ग्राहकों को 1 साल तक 3 GB डेटा फ्री देगा। यह स्कीम 28 फरवरी तक खुली रहेगी और इसमें 31 दिसंबर 2017 तक हर महीने 3 GB डेटा फ्री मिलेगा। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में लागू किए गए इस ऑफर से ग्राहकों को कुल 9,000 रुपए का फ्री डेटा मिलेगा। यह ऑफर एयरटेल के पुराने 4G ग्राहकों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो या तो नया एयरटेल कनेक्शन लेंगे या नंबर पोर्ट करके एयरटेल 4G पर आएंगे या फिर एयरटेल 3G से 4G में अपग्रेड करेंगे। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।